नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी के दिनांक 12 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के हिंदी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा अपर प्राइमरी में कुल 22 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये 20वें शिफ्ट के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को आप देख रहे हैं। अगर आप सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 91 से 99 तक दिए गए पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। पैराग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करने की सबसे अच्छी विधि है कि सबसे पहले आप एक बार प्रश्नों को देख लीजिए, उसके बाद जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो एक्चुअली आपको पता होता है कि हमें पैराग्राफ में सर्च क्या करना है, तो आपका समय भी बचेगा। और साथ ही साथ 2 से 3 प्रश्न ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ करके उसका उत्तर ढूंढेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया, सबसे बड़ी तपस्या किसे कहा गया है। इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया था, आप अपने स्क्रीन पर देखिए। गद्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसने सत्य पर चलने का आदर्श स्थापित किया था। 93 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देखिए, आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करते हैं। 94 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देखिए, पूछा गया है कि जिसका जीवन करुणा और समर्पण का होता है वो उसे क्या कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, सत्य के लिए सदैव राजा हरिश्चंद्र को ही क्यों याद किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, आप अपने स्क्रीन पर देखिए 96 नंबर का, गद्यांश में किस गुण को सर्वोपरि बताया गया है। और इस पर आधारित अगला प्रश्न है, महापुरुष का उचित समास विग्रह क्या होगा। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको सॉल्व करने के लिए हमें पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। महापुरुष का समास विग्रह क्या हो जाएगा, महान पुरुष हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 महान पुरुष इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 98 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूछा गया था कि समूह से भिन्न शब्द कौन सा है। समूह से कौन सा भिन्न शब्द है, तो देखिए सत्य की बात की गई है, दानी की बात की गई है और ज्ञानी की बात की गई है। ये तीनों जो हैं वो एक अच्छे इंसान के गुण हैं, एक पॉजिटिव एक तरीके से प्रॉपर्टी कह सकते हैं। लेकिन असत्य को देखेंगे तो ये एक निगेटिव प्रॉपर्टी है, ये अवगुण है और चूंकि ये दूसरों से अलग है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 असत्य इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये औरों से भिन्न है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था, गद्यांश में पाप किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो ये हो गया पूरे 9 के 9 प्रश्न, जिसमें से 2 प्रश्नों को हमने बिना पैराग्राफ को पढ़े ही देख लिया। बाकी के 7 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें पैराग्राफ को पढ़ने की आवश्यकता है। जल्दी से पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि सत्य ही जीवन है, यह सर्वशक्तिमान, दिव्य, चमत्कारी, सर्वगुण संपन्न एवं सद्गुणों को प्रदान करने वाला है। यह व्यक्ति को आध्यात्मिक, परोपकारी, दानी, ज्ञानी, सबके भले में अपना भला देखने वाला बनाता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। देखिए एक प्रश्न हमसे पूछा गया था कि ऐसा जिसमें सभी गुण होते हैं उसे क्या बोला जाएगा, तो उसे हमें यहाँ पर दिया गया है आध्यात्मिक व्यक्ति बोला जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ लीजिए। सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं है, सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं है। एक प्रश्न पूछा गया था कि सबसे बड़ा तप क्या है, तो सच बोलना सबसे बड़ा तप है, सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं है। झूठ मिथ्याचरण के बराबर कोई पाप या कर्म नहीं है। जिसके हृदय में सच्चाई है उसी के हृदय में ईश्वर का वास होता है। इस नाशवान और तरह तरह के बुराइयों से भले संसार में सच बोलना सबसे बड़ी और सहज सरल तपस्या है। आज तक हमारे देश की पवित्र और पावन भूमि पर कई महापुरुषों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने प्रखर व्यक्तित्व से पूरी दुनिया के जीवन जीने का एक नया आयाम सिखाया है। एक ऐसे ही महान व्यक्ति थे राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने पूरी मानव जाति को हकीकत के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। वह अपनी यथार्थवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं और अपने पूरे जीवन में कभी भी इस पथ से नहीं डगमगाए। ऐसे ही हम भी वास्तविकता और जीवन को अलग नहीं कर सकते। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए ही ध्यान नहीं करता, आध्यात्मिक व्यक्ति अपने लिए ही ध्यान नहीं करता, या फिर सिर्फ वह अपने लिए ही सच के मार्ग पर चलने की कोशिश नहीं करता, वह सबको सत्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है। वह संपूर्ण मानव जाति के लिए यह सब कुछ करता है। उसका जीवन करुणा और समर्पण का होता है। ये पूरा पैराग्राफ हो गया। इस पर आधारित प्रश्नों को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, सबसे बड़ी तपस्या किसे कहा गया है, तो पैराग्राफ के अनुसार सबसे बड़ी तपस्या सत्य बोलना है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया था 92 नंबर का, आप अपने स्क्रीन पर देखिए। गद्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसने सत्य पर चलने का आदर्श स्थापित किया है, तो ये राजा हरिश्चंद्र ने किया है। उनका उदाहरण भी दिया गया था गद्य में। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 93 की, आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करते हैं, तो देखिए
यहां पर इसका उत्तर दिया गया है स्वयं के साथ दूसरों को भी सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। विकल्प नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 94 की, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसका जीवन करुणा और समर्पण का होता है, जिसका जीवन करुणा और समर्पण का होता है वो कैसे व्यक्ति होते हैं? तो पैराग्राफ में हमने देखा था कि ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। 95 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देखिए, सत्य के लिए सदैव राजा हरिश्चंद्र को ही क्यों याद किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए दूसरे विकल्प में दिया गया, राजा हरिश्चंद्र ने अनेक कष्टों और संघर्षों के बावजूद भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा था। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। 96 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देखिए, दिया गया है कि गद्यांश में किस गुण को सर्वोपरि बताया गया है? तो गद्यांश में परोपकार का भाव सर्वोपरि बताया गया है, दूसरों पर परोपकार करना। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया था 97, इसका उत्तर हमने पहले ही देख लिया। महापुरुष का उचित समास विग्रह क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 महान पुरुष इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो गया था। इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया था, समूह से भिन्न कौन सा शब्द है? तो इसका उत्तर था ऑप्शन नंबर 2 असत्य, हमने पहले ही देख लिया है। और इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था, गद्यांश में पाप किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो पाप किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये झूठ बोलने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर झूठ बोलना बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 100 से 105 तक दिए गए कविता पर आधारित पूछा गया था। इसके भी पहले प्रश्नों को देख लेते हैं, उसके बाद कविता को पढ़ करके उत्तर को ढूंढेंगे। पहला प्रश्न है, कविता के किस शब्द से संवेदनाओं के प्रति उपेक्षा का भाव प्रकट होता है? अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कविता में किसके प्रति सरोकार व्यक्त किया गया है? इस पर आधारित जो अगला प्रश्न है 102 नंबर का, संवेदनाओं की तुलना डायनासोर से क्यों की गई है? इस पर आधारित अगला प्रश्न देखिए, जनमानस की संवेदनाओं को कागज कलम में लपेटने का तात्पर्य क्या है? और इस पर आधारित जो अगला प्रश्न है 104 नंबर का, देखिए पूछा गया था कि संवेदनाओं को घर बनाने से क्या अभिप्राय है? अगला प्रश्न है, संसार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको सॉल्व करने के लिए हमें पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता या फिर कविता पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। संसार का कौन सा पर्यायवाची नहीं है ये हमसे पूछा जा रहा है। दुनिया संसार का पर्यायवाची है तो ये उत्तर नहीं होगा। जगत भी संसार का पर्यायवाची है, ये भी नहीं होगा। जग भी संसार का पर्यायवाची है, लेकिन धरती जो है वो संसार का पर्यायवाची नहीं है। यही हमसे पूछा गया था कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 धरती इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बाकी के 5 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें कविता को पढ़ने की आवश्यकता होगी। जल्दी से चलते हैं और कविता को पढ़ते हैं। दिया गया है, डोर बेल बजती है, यानी घर की घंटी बजती है, मैं दरवाजे खोलता हूं, आगंतुक को मैं नहीं जानता, वे अपना परिचय खुद देते हैं। अब यहां पर जो आगंतुक हैं वो कौन है? वो अपना परिचय खुद दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? देखिए, कहते हैं हम जनमानस की संवेदनाएं हैं, जो इमोशंस होते हैं, जो संवेदना होती है उसकी बात की जा रही है। यानी कि संवेदना खुद अपने बारे में बता रहा है कि मैं संवेदना हूं। हम लोगों में जनमानस में जो संवेदना है वो है। सुना है तुम संवेदनाओं को घर बनाते हो, संवेदनाओं का घर बनाते हो, यानी लेखक को बोला है संवेदना कि सुना है कि तुम इमोशंस को जगह देते हो, उस सेंस में है। अपनी कलम और कागज के साथ तो क्यों नहीं लपेट लेते हमें भी? यानी कि जो लेखक है वो कागज कलम का प्रयोग करता है, तो संवेदना उनसे ये कहती है कि आप हमें भी प्रयोग करिए अपने लिखावट में, ठीक है? यानी संवेदना के साथ लिखिए, उस सेंस में कहा गया है। अपनी कलम और कागज के साथ अब इस संसार में हमारी जगह नहीं है। हमारी जगह नहीं है इस संसार में, कहने का मतलब क्या हुआ कि लोगों के बीच से इमोशंस धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। आगे पढ़िए, समझकर अतिक्रमण कैसे खत्म हो रहा है? अतिक्रमण समझ करके, जिस प्रकार से सरकार अतिक्रमण को हटा देती है, यानी कि इसको अवैध कब्जा के तौर पर देखा जाता है, उसी प्रकार से आज समाज में जो एक तरीके से इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, उसको अतिक्रमण के तौर पर देखते हुए लोगों ने इसे हटा दिया है। आगे देखिए, हटा दिया गया है हमें, मैं पल भर के लिए रुकता हूं। एक प्रश्न पूछा गया था कि हटाने के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया, तो यहां पर अतिक्रमण यूज किया गया है संवेदना को हटाने के सेंस में, ठीक है? चलिए आगे पढ़ लीजिए। मैं पल भर के लिए रुकता हूं, सोचता हूं, हंसता हूं, मन ही मन कहता हूं, शायद डायनासोर के बाद अब संवेदनाओं का नंबर है। अब एक प्रश्न पूछा गया था कि डायनासोर के बाद अब संवेदनाओं का नंबर है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार से डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं संसार से, उसी प्रकार से लोगों के जीवन से संवेदनाएं विलुप्त हो रही हैं, इमोशंस विलुप्त हो रहे हैं, ठीक है? ये हो गया पूरा कविता। अब इस पर आधारित प्रश्नों को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 100 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देखिए, पूछा गया था कविता के किस शब्द से संवेदना के प्रति उपेक्षा का भाव प्रकट हो रहा है? किससे उपेक्षा, यानी कि कौन सा एक ऐसा शब्द है जिससे संवेदना को उपेक्षा की भावना उत्पन्न हो रही है? तो अतिक्रमण इसमें दिया गया था। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। इस पर आधारित अगला प्रश्न है, कविता में किसके प्रति सरोकार व्यक्त किए गए हैं?
तो संवेदनाओं के प्रति सरोकार को व्यक्त किया गया है। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सही उत्तर है। 102 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देखिए, पूछा गया था संवेदनाओं की तुलना डायनासोर से क्यों की गई है। तो देखिए संवेदनाएं डायनासोर की तरह लुप्त हो जाएंगी, इसलिए किया गया है। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया था 103 नंबर का, जनमानस की संवेदनाओं को कागज कलम में समेटने का क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर देखिए, जनमानस की संवेदनाओं की लिखित अभिव्यक्ति, कागज कलम से हम लोग क्या करते हैं, लिखित अभिव्यक्ति अपने आप के मौलिक विचारों को लिख करके अभिव्यक्त कर रहे होते हैं। तो कागज कलम में लपेटने समेटने का मतलब ही ये है कि लिखित अभिव्यक्ति जनमानस की संवेदनाओं की। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया था 104 नंबर का, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, संवेदनाओं का घर बनाने से क्या अभिप्राय है। तो ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है मुख्य स्तर के रूप में संवेदनाओं को लेखन में शामिल करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। बाकी के अगला प्रश्न जो पूछा गया था, अंतिम वाला प्रश्न, संसार का पर्यायवाची, तो इसका उत्तर हमने पहले ही देख लिया था, धरती इसका संसार का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये सही तरीका है पैराग्राफ और कविता के प्रश्नों को सॉल्व करने का। अगला प्रश्न पूछा गया था क्षेत्रीय बोली है। देखिए क्षेत्रीय बोली जो होती है उसका कोई लिखित रूप नहीं होता है। जैसे कि कोई भाषा है, उस भाषा से कुछ विकार उत्पन्न हुआ और एक अलग क्षेत्रीयता की प्रभाव की वजह से वहां पर एक विशेष प्रकार की बोली उत्पन्न हो गई, जिसका अपना कोई व्याकरण नहीं है, जिसका अपना कोई एक तरीके से लिखित संहिता नहीं है। ठीक है, तो ये केवल बोलने में यूज किया जाता है। देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, मानक भाषा कैसे बनती है। सबसे पहले कोई एक लैंग्वेज होगी, मान लीजिए एक पर्टिकुलर लैंग्वेज हो गया, एक बहुत बड़े भूभाग में ये बोली जाती है, इसमें से कुछ, इस लैंग्वेज से कुछ विकार उत्पन्न हुआ और किसी क्षेत्रीय भाग में, छोटे भूभाग में ये लैंग्वेज को बोली जाने लगी, इसमें से कोई विकार उत्पन्न होकर के एक नया लैंग्वेज टाइप का, एक नया बोली टाइप का कुछ इसमें उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा कि इतने छोटे भूभाग में ये लोग बोल रहे थे, तो ये क्षेत्रीय बोली बोली जाएगी। लेकिन धीरे धीरे ये जो विकार है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बड़े क्षेत्र में फैलने लगी, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक प्रभाव की वजह से हो सकता है कि लोग आकर के भाषण देने लगे इनके क्षेत्रीय भाषा की वजह से। ठीक है, तो हो सकता है कि ये भाषा और धीरे धीरे फैलने लगे और बड़े भूभाग में फैलने लगे और एक बहुत बड़े भूभाग को कवर करने लगे। तो जब बहुत बड़े भूभाग को कवर करने लगता है, तो आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में या फिर एनसीएफ ये कहता है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ानी चाहिए। अब बच्चा बचपन से इसी भाषा को बोल रहा था, इसी मातृभाषा को बोल रहा था, जिसमें विकार उत्पन्न हुआ था किसी पर्टिकुलर एक लैंग्वेज की वजह से। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिसाब से या फिर एनसीएफ के हिसाब से बच्चों की जो मदर टंग होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और कहीं ना कहीं बच्चों के मदर टंग को आकर्षित करने के लिए, ताकि बच्चा कंफर्टेबल फील करे, उनकी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाने लगता है संहिता के तौर पर, या फिर किताबों में भी उनकी भाषाओं के कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाने लगता है। उसके बाद से इसका धीरे धीरे संहिता यानी व्याकरण भी तैयार किया जाता है और कहीं ना कहीं इसकी शब्दावलियां भी तैयार की जाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये एक मानक भाषा का रूप धारण कर लेता है। तो मानक भाषा और क्षेत्रीय बोली में यही अंतर है कि मानक भाषा का अपना व्याकरण होता है, इसकी एक संहिता होती है जिसमें शब्दावलियों की बात की जाती है, इसका लिखित स्वरूप होता है, इसकी लिपि होती है। लेकिन जो क्षेत्रीय बोली होती है उसका कोई भी एक तरीके से संहिता नहीं होता है, इसका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं होता है। ठीक है, ये केवल बोलने के सेंस में यूज की जाती है। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथा दिया गया क्षेत्र की लिखित भाषा तथा साहित्य। लिखित भाषा में आपको बोल चुका हूं कि लिखित भाषा प्रमाणिक भाषा होती है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, क्षेत्र की लिपि के साथ भाषा। कहा जा रहा है कि लिपि के साथ, लिपि का मतलब क्या हो गया कि जिसे लिखा जा सके, जिसका कोई ना कोई प्रमाणिक तथ्य हो। तो क्षेत्रीय बोली का अपना कोई लिपि नहीं होता, इसलिए निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। देश अथवा राज्य की भाषा, जब राज्य की अथवा देश की भाषा होगी तब तो ये मानक भाषा हो गई ना, क्योंकि पूरे देश में बोली जा रही है, तो ये मानक भाषा के तौर पर नहीं देखी जाती। एक ही विकल्प बचा, क्षेत्र की भाषा की वाक विशेषताएं। वाक मतलब होता है बोलना, और विशेषताएं यानी कि वो भाषा, वो बोली जिसका प्रयोग केवल बोलने में किया जा रहा है, उसका कोई भी लिखित संहिता नहीं है, उसका कोई भी शब्दावली नहीं है, रिटन फॉर्म में कोई भी प्रमाणिक तथ्य नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रीय बोली। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के संबंध में सत्य है। संकेत भाषा यानी साइन लैंग्वेज की बात की जा रही है। आप लोगों ने दूरदर्शन पर देखा होगा, पहले क्या होता था कि जो मूक बधिर लोग होते थे, यानी जो बोल नहीं सकते और जो सुन नहीं सकते थे, उनको हाथों के विभिन्न सिंबल्स, विभिन्न इशारों के माध्यम से न्यूज कन्वे करने की कोशिश की जाती थी। यानी कि इसमें क्या होता है, ये हमारे हाथों की उंगलियों को, हाथों के पूरे
सहारे के माध्यम से उनको विभिन्न प्रकार की आकृतियां बना करके विभिन्न प्रकार के चीज़ों के माध्यम से उनको न्यूज़ कन्वे करने की कोशिश की जाती है, उनको कम्युनिकेट करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं कि जैसे देखिए, अगर मैं आपसे हिंदी भाषा में बात कर रहा हूँ तो आप मेरी भाषा को हूबहू समझ पा रहे हैं, जैसा कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा हम दोनों में। जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं, जिस प्रकार से जिस नियम के अंतर्गत मैं बता रहा हूं, उसी नियम के अंतर्गत आप भाषा को समझ रहे हैं, तभी आप मेरे स्टेटमेंट और उसके अर्थ को समझ पा रहे हैं। यानी कि जो व्याकरण मैंने पढ़ा है भाषा का, हिंदी भाषा का, वही व्याकरण आपने पढ़ा होगा, कॉमन होगा, तभी तो जो कन्वे करने की मैं कोशिश कर रहा हूं वही मैसेज आप रिसीव कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से अगर साइन लैंग्वेज की बात की जाती है, हाथों के इशारों के माध्यम से अगर कन्वे करने की मैसेज कन्वे करने की बात की जाती है, तो जाहिर सी बात है इसका भी एक कॉमन व्याकरण होगा, जो कि जो कम्युनिकेट करने वाला है और जो रिसीवर है दोनों ने पढ़ा होगा और बिल्कुल कॉमन होगा। यानी इसका व्याकरण भी होगा और इसकी एक तरीके से संहिता भी होगी, यानी शब्दावलियों के संदर्भ में भी आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। यहां पर शब्दावली का मतलब ये मत समझिएगा कि बोलने के सेंस में कह रहा हूं। शब्दावली का मतलब यहां पर ये है कि वो सिंबल्स, वो इमेजेज, वो एक तरीके से हाथों के इशारे जिसके माध्यम से मैसेज कन्वे किया जा रहा है। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि संसार में केवल एक संकेत भाषा है, केवल एकमात्र एक ही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ये जितने भी विकल्प होते हैं हमेशा निगेटिव हो गया, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा नहीं है, तो ये नेचुरल लैंग्वेज होता है। नेचुरल लैंग्वेज किसे कहते हैं कि जो कि स्वाभाविक तौर पर हम लोग कम्युनिकेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, उसे नेचुरल लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो नेचुरल लैंग्वेज हुआ ना, क्योंकि जो मूक बधिर लोग हैं वो उसका स्वाभाविक तौर पर यूज कर रहे होते हैं, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। संकेत भाषा भाव भंगिमाओं का समूह है। भाव भंगिमा यानी कि हमारे चेहरे के जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसकी बात की जा रही है। तो साइन लैंग्वेज में हम चेहरे के एक्सप्रेशन का यूज नहीं कर रहे होते हैं, हम अपने हाथों के उंगलियों का इशारा कर रहे होते हैं, हथेलियों का इशारा कर रहे होते हैं, पूरे हाथ का विभिन्न प्रकार के सिंबल्स बना करके इशारा कर रहे होते हैं। इसमें हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन से कोई भी लेना देना नहीं है, ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है, ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भाषा के संदर्भ में द्वितीय भाषा अधिगम के बारे में सत्य है। यानी कि प्रथम भाषा के संदर्भ में द्वितीय भाषा, यानी पहली भाषा जब आपने सीख लिया है, आप पहली भाषा आपकी क्या होती है, मदर टंग होती है। क्योंकि बच्चा विद्यालय में जाकर ही दूसरी लैंग्वेज को, टारगेट लैंग्वेज को सीखता है। उससे पहले बच्चे के पास अपनी भाषा होती है, मातृभाषा, मदर टंग, जो कि उसने व्यवहारिक तौर पर लोगों का अनुकरण करके सीखा हुआ था। तो हमसे यह पूछा जा रहा है कि जो टारगेट लैंग्वेज है, जो सेकंड लैंग्वेज है, उसको सीखने में प्रथम भाषा किस प्रकार से प्रभाव डालती है। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि एक समय में अनेक भाषाएं सीखना संभव नहीं है, तो यह विकल्प निगेटिव है। एक ही समय में हम लोग कितनी भाषाएं बोल सकते हैं, जैसे मैं बात करूं तो इंग्लिश, हिंदी, भोजपुरी, अन्य लैंग्वेजेस भी अगर मैं चाहूं सीखना तो मैं सीख सकता हूं। तो ये कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं है कि एक समय में हम कई भाषाएं नहीं बोल सकते, तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरे विकल्प में देखिए, प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के सीखने में हस्तक्षेप करती है। कहा जा रहा है कि फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो टारगेट लैंग्वेज को सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। तो जब मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा होता हूं तो आपकी मदर टंग हिंदी में आपसे बात कर रहा होता हूं और चीज़ों को आप बेहतर समझ पाते हैं। तो क्या आपके लिए हिंदी का यूज करना अंग्रेजी को समझने में कठिनाई उत्पन्न करता है? क्या ये हस्तक्षेप करता है? नहीं करता है, बल्कि हमारी हेल्प कर रहा होता है। तो ये भी विकल्प नेगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, द्वितीय भाषा प्रथम भाषा के सीखने में हस्तक्षेप करती है। अब प्रथम भाषा तो हमने सीख लिया है ना, ऐसे समझिए ना, जब विद्यालय बच्चा पहली बार जा रहा है तो जाने के बाद वो सेकंड लैंग्वेज सीखेगा, और फर्स्ट लैंग्वेज तो वो सीख ही चुका है। फर्स्ट लैंग्वेज हमेशा फिक्स होता है कि वो बच्चे की मदर टंग होगी। तो द्वितीय भाषा प्रथम भाषा में कहां हस्तक्षेप करेगी? प्रथम भाषा तो बच्चा सीख चुका है ना, अब सेकंड लैंग्वेज सीखने की बात होगी, तो द्वितीय भाषा कभी भी हस्तक्षेप नहीं करती है। एक ही विकल्प बचा, प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के सीखने में सहायता करती है। यह बात बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से आप हिंदी का प्रयोग करके अन्य लैंग्वेजेस को समझते हैं, या फिर किसी भी भाषा के जो कठिन वर्ड्स होते हैं उसको अपनी मदर टंग में समझ रहे होते हैं, उसी की बात कर रहा है कि जो मदर टंग होता है वो बच्चों को हेल्प करता है टारगेट लैंग्वेज को सीखने में। यह विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में शिक्षा नीति में भाषा को किस रूप में जानते हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषा के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं जो कि पहले से अलग थे। पहले हमारे देश में टू लैंग्वेज कॉन्सेप्ट लागू था, जिसके अंतर्गत पहले बच्चे को उसकी मातृभाषा पढ़ाई जाती थी और उसके बाद से टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश फिक्स होता था। अब देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, बिहार की बात करूं, मध्य प्रदेश की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, तो ऐसे राज्य जहां पर हिंदी भाषा बोली जाती है और माध्यम, शिक्षा का माध्यम हिंदी होता है, वहां पर मदर टंग के तौर पर हिंदी बच्चों को पढ़ाई जाती है और टारगेट लैंग्वेज में इंग्लिश फिक्स पढ़ाई जाती है। और ऐसे
राज्य जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती, जैसे साउथ में तेलुगु, तमिल, मलयालम में से कोई एक लैंग्वेज बोली जाती है, तो वहां पर हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी। वहां की जो मातृभाषा है, राज्य की जो भाषा है, उसको पढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ एक तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज कंफर्म होता था। ये पहले की व्यवस्था थी। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये महत्वपूर्ण बदलाव किया गया कि अभी जो व्यवस्था है 2 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट, वो तो रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ जब बच्चा सीनियर सेकेंडरी में जाएगा या फिर सेकेंडरी में जाएगा, यानी 10वीं से लेकर के 12वीं के बीच में, उसको एक फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ना होगा, जो कि उसको कई ऑप्शंस मिलेंगे। उन ऑप्शंस में से कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज वो चुन सकता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मेंशन किया गया है। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया शिक्षा नीति में भाषा के रूप में जानते हैं, तो ये कोई भी इसका तुक नहीं बनता है, ये बहुत संकुचित है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा को, तो ये तो बात ठीक है, शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा को, लेकिन आपको विशेष तौर पर यह ध्यान देना होगा कि मातृभाषा का प्रयोग केवल प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए किया गया है, यानी शुरुआती शिक्षा जो होगी, प्रारंभिक शिक्षा जो होगी, उसके लिए मातृभाषा बोला गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हायर एजुकेशन, जैसे आप पीएचडी करते हैं, बीटेक करते हैं, तो उसके लिए ऑप्शन तो रखा गया कि आप मातृभाषा में पढ़ सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं होगा। और ये विकल्प कह रहा है कि शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा, यानी मातृभाषा को कंफर्म बताया जा रहा है। ये केवल शुरुआती शिक्षा के लिए, प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए। अपर क्लासेज में जब आप जाएंगे, पीएचडी में, बीटेक में, एमबीए में, तो वहां पर कंपलसरी नहीं है कि आपको मातृभाषा में ही पढ़ना है, आपको एक ऑप्शन के तौर पर दिया गया है। तो यह विकल्प नेगेटिव हो गया। अगर यहां पर शुरुआती शिक्षा या फिर प्रारंभिक शिक्षा लिखी रहती, तब यह विकल्प सही होता। ठीक है, चलिए तीसरा दिया गया प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा तथा अंग्रेजी के रूप में। यहां पर देखिए, अंग्रेजी जो होता है वो सेकंड लैंग्वेज के तौर पर देखा जाता है, आंग्ल भाषा जिसे हम लोग बोलते हैं, तो ये सेकंड लैंग्वेज तो इंग्लिश ही है। तो पहला लैंग्वेज तो प्रथम भाषा मदर टंग हो गया, दूसरा अंग्रेजी हो गया, तीसरा यहां पर फॉरेन लैंग्वेज होता, विदेशी भाषा होता, तब यह विकल्प सही होता। यहां पर गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, त्रिभाषा सूत्र के रूप में। यह विकल्प सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, दक्षता आधारित भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है। दक्षता आधारित भाषा शिक्षण क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, हम जो भी शिक्षा ले रहे हैं या फिर जो भी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उसका जो सर्वोच्चतम उद्देश्य ये होता है भाषा के संदर्भ में कि हम दैनिक जीवन में या फिर अपने व्यवसाय के तौर पर, जहां पर भी हम जॉब कर रहे हैं या फिर सर्विस दे रहे हैं, वहां पर उस लैंग्वेज का यूज कर पाए अपने डे टू डे लाइफ को सही से संचालित करने के संदर्भ में। ठीक है, यानी कि जो कुछ भी हम सीख रहे हैं उसका दैनिक जीवन में यूज कर पाए, ये इसका दक्षता आधारित भाषा शिक्षण का उद्देश्य के तौर पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथा दिया गया, शिक्षार्थियों को अधिक से अधिक भाषाएं सीखने के योग्य बनाना। तो ये बहुभाषिकता के सेंस में आप देख सकते हैं, लेकिन दक्षता आधारित भाषा शिक्षण ये नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, पाठ्यचर्या को कार्यान्वित करने के दौरान शिक्षार्थियों की योग्यता को परिभाषित करना, तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं है। दूसरा देखिए, कक्षा में शिक्षार्थियों की श्रवण, वाचन, पठन के लिए योग्यता को विकसित करना। देखिए, भाषा के 4 कौशल होते हैं, जिसमें से एक कौशल को यहां पर इग्नोर किया गया है। कौन सा? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यहां पर लेखन कौशल को इग्नोर किया गया है, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा। क्योंकि जब आप दैनिक जीवन में उपयोग करेंगे उस भाषा का, तो जाहिर सी बात है आप लिख करके भी रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो जब आपके अंदर लेखन कौशल विकसित ही नहीं हुआ है, तो आप वो दैनिक जीवन में उपयोग कैसे कर सकते हैं? इस वजह से ये संकुचित था, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, परिभाषित संदर्भों जैसे कि शिक्षा, कार्य, व्यक्तिगत अथवा व्यावसायिक विकास में भाषा प्रयोग की जाने वाली क्षमता को विकसित करना। यह विकल्प सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। डे टू डे लाइफ में हम उस भाषा का यूज कर पा रहे हैं या नहीं अपनी कार्य को संचालित करने के संदर्भ में, यह होता है दक्षता आधारित भाषा शिक्षण। और जब हम लोग डे टू डे लाइफ की बात कर रहे हैं तो उसमें 4 कौशल आएंगे। जैसे कि मैं किसी से कम्युनिकेट कर रहा हूं, किसी बंदे से बात कर रहा हूं, तो मैं उससे इंटरेक्ट करने के दौरान मैं कुछ बोल रहा हूँगा, यानी बोलने के से मेरे अंदर वाचन कौशल विकसित हुआ, और जब वो अगला बंदा रिस्पॉन्ड करेगा तो मैं उसकी बातों को सुनूंगा, यानी श्रवण कौशल विकसित हुआ। उसके बाद से जब मैं विद्यालय में एक तरीके से व्यवसाय में, किसी ऑफिस में, किसी सर्विस में अपनी सर्विस दे रहा हूं, तो वहां पर रिटर्न कम्युनिकेशन होगा, मेल पर या फिर चिट्ठी के माध्यम से। तो वहां पर जब मैं चिट्ठी लिखूंगा या फिर मेल लिखूंगा तो लेखन कौशल विकसित हुआ, और जब उधर से रिटर्न मेरे पास लेटर आएगा तो उसको पढ़ने के दौरान मेरे अंदर श्रवण कौशल विकसित होगा। ठीक है, तो इस पहले विकल्प में 4 कौशल की बात की जा रही है। विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षक को शिक्षा शास्त्र को अपनाने में सक्षम बनाने के लिए सामग्री में शिक्षा शास्त्र को सन्निहित करना क्या कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, हमसे बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि एज ए टीचर जो हम पेडागोजी यूज कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के संदर्भ में, जिस विधि का यूज हम लोग कर रहे हैं उसमें कोई भी जो सामग्री होती है, जैसे कि हम लोग रियालिया का प्रयोग कर रहे होते हैं, दैनिक जीवन से लिए वस्तुओं का प्रयोग कर रहे होते हैं बच्चों को उनके परिवेश से जोड़ करके सिखाने के संदर्भ में, तो सामग्री का प्रयोग किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा,
जब भी मैं किसी सामग्री का उपयोग करूंगा तो वो इस प्रकार से करूंगा ताकि बच्चे को जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं उस कॉन्सेप्ट से जुड़ाव महसूस करे और बच्चे को सीखने में मदद करे। ठीक है, तो इसी को कहते हैं पेडागोजिकल प्लानिंग, यानी कि इस प्रकार से मैं प्लानिंग करूंगा कि किस प्रकार किस वस्तु का मैं प्रयोग करूं ताकि बच्चे अच्छे तरीके से समझ पाए। अब बच्चे को ध्यान से समझिएगा, बच्चे को अगर मैं निर्जीव वस्तुओं की बात कर रहा हूं तो वहां पर मैं बिल्ली का उदाहरण थोड़ी दूंगा, वहां पर मैं कुत्ते का उदाहरण थोड़ी दूंगा, वहां पर मैं मनुष्यों का उदाहरण थोड़ी दूंगा। निर्जीव वस्तुओं में जाहिर सी बात है मैं कुछ ऐसी वस्तुओं का उदाहरण दूंगा, रियालिया या फिर वास्तविक वस्तुओं का उदाहरण दूंगा जो कि बच्चे अपने परिवेश में भी देख रहे हैं और जो निर्जीव हो। तो यही कहा जाता है कि जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं उसका इस प्रकार से पेडागोजिकल एस्पेक्ट में हम लोग यूज करें, उसका इस प्रकार से प्लानिंग करें कि बच्चे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से सीख पाए। इसी को बोला जाता है शिक्षा शास्त्रीय संपादन, यानी कि जो प्लान किया गया है उसको सही से एग्जीक्यूट करना शिक्षा शास्त्र में, यानी पेडागोजिकली उसको सही से यूज करना। और यहां पर किसको? सामग्रियों को, यानी कि रियालिया को। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। काव्य मीन्स सीधे तौर पर आप समझ लीजिए कविता शिक्षण से हमसे पूछा जा रहा है कि कविता पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। तो कविता में क्या होता है, प्राइमरी स्तर पर और अपर प्राइमरी स्तर पर बच्चे खूब जोर जोर से कविता को गा रहे होते हैं क्योंकि उनको आनंद आ रहा होता है, क्योंकि लय में होता है। जैसे कि कैसे गाते हैं, एक मोटा हाथी झूम के चला मकड़ी की जाल में जाके वो फंसा। तो यहां पर बच्चे जब इसको तेज तेज गाते हैं, लय में गाते हैं और सभी बच्चे एक साथ गाते हैं तो उनको आनंद आ रहा होता है, इसीलिए आप देखेंगे खूब जोर जोर से चिल्लाते हैं प्राइमरी स्कूल के बच्चे। तो ये क्यों, किस लिए होता है? आनंद के लिए होता है। एक ही विकल्प में केवल आनंद की बात की गई है। ऑप्शन नंबर 1 काव्य आनंद तथा विचारों के लिए, विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कक्षा 8 की शिक्षिका शिक्षार्थियों को 5 वाक्य पढ़कर सुनाती है और उन्हें ठीक उसी तरह से लिखने के लिए कहती है, वह श्रवण की कौन सी युक्ति को बढ़ावा देने का प्रयास करिए। ध्यान से समझिएगा, यहां पर टीचर के द्वारा 5 वाक्य बोला गया और उनको सुन करके लिखना है। तो कौन सा श्रवण कौशल, किस प्रकार का ये श्रवण है, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए ठीक उसी प्रकार से लिखना है, ठीक उसी प्रकार से लिखना है, यानी 5 वाक्यों को लिखने की बात की जा रही है। तो बच्चा जब सुन रहा होगा, जैसे कि मैं बोलूं कि मेरा नाम नीरज है, मैं आपको कैरियर बिट चैनल पर सीटेट की तैयारी करा रहा हूं। अगर आप सभी वीडियोस को देख लेंगे तो आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे सीटेट दिसंबर 2022 में। तो ये क्या हो रहा है, ये मैं एक एक वाक्य बोल रहा हूं, लेकिन जब आप इसे सुन रहे होंगे, जब आप सुन रहे होंगे तो पहला वाक्य मैंने क्या बोला, मेरा नाम नीरज है, मेरा नाम नीरज है। तो पहले आपने क्या सुना, मेरा सुना, पहले आपने क्या सुना, मेरा सुना, और उसमें भी पहला वर्ण क्या सुना, म सुना, उसके बाद इस पर ए की मात्रा आपने सुना, उसके बाद से र सुना और उसके बाद से आ की मात्रा सुना। क्योंकि भाषा की जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है उसे हम लोग वर्ण बोलते हैं, ये सब वर्ण है। तो म, ए, र, आ मिलकर के मेरा बना। उसके बाद से मेरा नाम, उसके बाद से मैंने नाम बोला नीरज है। तो सबसे पहले सुनने के दौरान आप क्या कर रहे हैं, आप वर्णों को सुन रहे हैं, वर्णों के बाद से आप शब्दों को सुन रहे हैं, क्योंकि वर्ण मिलकर के ही तो शब्द बन रहे हैं, और कई शब्द मिलकर के पूरा एक वाक्य बन रहा है, और 5 वाक्य मिलकर के पूरा पैराग्राफ बन रहा है। तो लिखने के दौरान भी देखिए, प्रश्न हमसे श्रवण के बारे में पूछा गया था, तो श्रवण तो आप समझ लीजिए कि पहले आप वर्णों को सुन रहे हैं, उसके बाद वर्णों को सुनते सुनते आप पूरा एक शब्द बना रहे हैं, और शब्दों को, कई शब्दों को मिलकर के एक वाक्य बन रहा है, और कई वाक्य मिलकर के एक पैराग्राफ बन रहा है। तो सुनने के दौरान सबसे पहले हम वर्णों से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद देखिएगा सबसे पहले हमने क्या सुना, वर्ण सुना, उसके बाद हम लोग किस पर जा रहे हैं, शब्द पर जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग किस पर जा रहे हैं, वाक्य पर जा रहे हैं, और कई वाक्यों को मिलाकर के हम लोग पैरा पर जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। क्यों नीचे के ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमसे कहा गया है कि ठीक उसी प्रकार से लिखते हैं, यानी कि पैराग्राफ लिखते हैं, 5 वाक्यों का पैराग्राफ लिखते हैं। तो हम लोगों ने वर्ण से शुरू किया था, क्योंकि लिखने के दौरान भी आप सबसे पहले मेरा लिखेंगे तो म पर ए की मात्रा, र पर आ की मात्रा लिखेंगे। तो इस प्रकार से लिखने के दौरान या फिर सुनने के दौरान आप वर्णों से शुरू करके वाक्यों की तरफ जा रहे हैं, पूरे पैराग्राफ की तरफ जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये बॉटम टू अप अप्रोच है, जिसे हिंदी में ऊर्ध्वमुखी युक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षक संदर्भों में शब्दों और छोटे वाक्यों को भाषा खंडों के रूप में प्रयुक्त करता है जो सम विश्लेषित रूप में है। इसके उपरांत वह संदर्भों में खंडों को शिक्षार्थियों द्वारा प्रयोग करने के लिए देता है। शब्दावली सिखाने की यह कौन सी प्रक्रिया या फिर पद्धति या फिर उपागम है। ध्यान से समझिएगा, क्या कहा जा रहा है कि संदर्भ में बच्चों को शब्द या फिर वाक्य खंड बताया जा रहा है। संदर्भ में, संदर्भ क्या होता है, रेफरेंस होता है। और ऐसे सीधे तरीके से आप समझ लीजिए, मान लीजिए बच्चे को कोई कहानी बताई जा रही है, तो कहानी बताने के दौरान उसमें जो कठिन शब्द आ रहे हैं, विभिन्न प्रकार के वाक्यों के खंडों के रूप में उनको शब्दों को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, नए शब्दों को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। तो ये किस प्रकार का उपागम है शब्दावली पढ़ाने के संदर्भ में। तो देखिए, जो विषय, जो कॉन्सेप्ट, जो कहानी बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, उसी से जुड़े शब्दों को बताया जा रहा है। यानी कि जो
संदर्भ है, जो कहानी है, वो विषय के तौर पर देखा जाएगा और विषय से जुड़े हुए कोश यानी उससे जुड़े हुए शब्दों को ही यहां पर पढ़ाया गया है, इसलिए इसे हम लोग कोश विषयक उपागम बोलेंगे। यानी कि जिस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया जा रहा था, जिस कहानी को पढ़ाया जा रहा था, जिस चैप्टर को पढ़ाया जा रहा था, उसी से शब्दों को लिया गया है, इसीलिए इसे कोश विषयक उपागम बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, संज्ञानात्मक रूप से शैक्षणिक भाषा निपुणता की ओर संकेत करती है। ध्यान से समझिएगा, यहां पर केवल भाषा की निपुणता की बात नहीं की गई है, भाषा की निपुणता के साथ संज्ञानात्मक रूप से शैक्षणिक भाषा निपुणता की बात की गई है। यानी कि शैक्षणिक यानी कि जो चीज़ हम लोग सीख रहे हैं औपचारिक तरीके से उसको संज्ञान में लाना, और जो कुछ भी हम लोग सीख रहे हैं या फिर औपचारिक तरीके से जो सीख रहे हैं वो हमारी उच्च स्तरीय भाषा होती है। देखिए, भाषा के 2 कौशल होते हैं, पहला BICS जो कि हमारे बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल की बात करता है, यानी कि जो हम दिनचर्या में अपने डे टू डे लाइफ में अपने दोस्तों के बीच, अपने परिवार के सदस्यों के बीच जो भाषा को यूज करते हैं वो अनौपचारिक भाषा होता है, और उस भाषा को यूज करना, अनौपचारिक भाषा को यूज करने का जो कौशल होता है उसे BICS बोलते हैं। लेकिन जो दूसरा होता है CALP यानी कि कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी उच्च भाषा को यूज करने का कौशल, उच्च भाषा को, देखिए यहां पर कॉग्निटिव आया हुआ है ना, कॉग्निटिव का मतलब सीधे तौर पर आप संज्ञानात्मक समझ लीजिए, यानी उच्च भाषा को जब हम लोग यूज कर रहे होते हैं, औपचारिक भाषा को यूज कर रहे होते हैं, तो वो संज्ञानात्मक कौशल होता है, संज्ञानात्मक कौशल होता है, और ये सीधे तौर पर औपचारिक भाषा से जुड़ा होता है, सीधे तौर पर औपचारिक भाषा से जुड़ा होता है। इसी को बस ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए विकल्पों में चलते हैं। पहला दिया गया, दिन प्रतिदिन के सामान्य भाषा कार्यों के लिए भाषा का प्रयोग। देखिए, आपको पॉजिटिव लग रहा होगा, लेकिन ये निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? दिन प्रतिदिन में हम लोग अपने घर में भी बात कर रहे हैं, अपने दोस्तों से भी बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो सामान्य भाषा हम लोग यूज कर रहे हैं वो हमारा अनौपचारिक भाषा है। अब मैं अपने दोस्तों से बात करूंगा तो जिस प्रकार से जिस लैंग्वेज का यूज कर रहा हूं आपको पढ़ाने में, उस लैंग्वेज का प्रयोग थोड़ी करूंगा। जाहिर सी बात है, हमारे बीच में जो रिलेशन होगा उस रिलेशन के हिसाब से मैं अनौपचारिक लैंग्वेज का यूज कर रहा हूंगा, तो वो उच्च भाषा नहीं बोला जाएगा, वो हमारा नेचुरल लैंग्वेज बोला जाएगा, अनौपचारिक भाषा बोला जाएगा। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि ये सीधे तौर पर औपचारिक भाषा से संबंधित होता है, तो यहां पर अनौपचारिक भाषा है, यानी BICS है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, जन्मदिन की पार्टी में बातचीत के लिए भाषा का प्रयोग। अब जन्मदिन की पार्टी में क्या होता है, बच्चे मिलते हैं एक दूसरे से, फ्रेंड से मिलते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, तो वहां पर हम लोग एक तरीके से CALP का यूज थोड़ी कर रहे हैं और औपचारिक भाषा का प्रयोग थोड़ी कर रहे हैं। जब बच्चे मिलेंगे तो अपने दोस्तों से तू तड़ा करके भी बात करेंगे, तो ये अनौपचारिक लैंग्वेज हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, समय व्यतीत करने के लिए रुचि के अनुसार लघु कथा पढ़ना, तो यहां पर पढ़ने के सेंस में नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, अमूर्त विचारों तथा उच्च स्तरीय भाषा कौशल। यहां पर देखिए उच्च स्तरीय भाषा कौशल आ गया, यानी कि सीधे तौर पर CALP की बात कर रहा है, यानी कि सीधे तौर पर औपचारिक भाषा की बात कर रहा है, के लिए भाषा का प्रयोग। यह विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लेखन का प्रक्रिया उपागम है और कौन सा लेखन का उत्पाद उपागम है। देखिए, लिखने के 2 प्रोसेस होते हैं, पहला होता है प्रोसेस अप्रोच और दूसरा होता है प्रोडक्ट अप्रोच। तो प्रोसेस अप्रोच में क्या होता है कि किसी भी लेख को लिखने से पहले हम कई चरणों से होकर के गुजरते हैं। जैसे कि मान लीजिए बच्चे को कोई एक तरीके से लिखने के लिए कुछ टॉपिक दिया गया, तो सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में बच्चे के मन में विचारों की उत्तेजना जन्म लेती है, जिसे हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग कह रहे होते हैं। उसके बाद से बच्चे मोटा मोटी एक आउटलाइन तैयार कर रहे हैं, जिसे आप बाउंड्री कहते हैं, यानी कि बच्चे ये तय कर रहे होते हैं कि देखिए किसी भी टॉपिक पर एक पूरी किताब भी लिखी जा सकती है, एक 500 शब्दों में उसके बारे में भी लिखा जा सकता है और एक पैराग्राफ में भी उसको समराइज किया जा सकता है। तो मोटा मोटी आउटलाइन तैयार करना, बाउंड्री तैयार करना कि हमें कितने शब्दों का प्रयोग करना है इस लेख को लिखने के संदर्भ में, वो होता है आउटलाइन। उसके बाद से बच्चे ड्राफ्टिंग कर रहे होते हैं। ड्राफ्टिंग में क्या होता है कि बच्चे किस हेडिंग के अंतर्गत क्या लिखेंगे, क्या सब हेडिंग होगा, वो सब कुछ तैयार कर रहे होते हैं। उसके बाद से बच्चे रीचेक कर रहे होते हैं कि जो उन्होंने आउटलाइन तैयार किया, जो उन्होंने ड्राफ्टिंग किया, क्या वो एक्यूरेट है। अगर उन्हें ये लगता है कि इसमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, कुछ करेक्शन करने की आवश्यकता है, तो वहां पर करेक्शन भी किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा। उसके बाद से फिर से रीचेकिंग होता है कि क्या अब ये वैलिड है। उसके बाद से फाइनल ड्राफ्टिंग होती है और अंत में फाइनलाइज किया जाता है लिखने को। ये होता है प्रोसेस अप्रोच, जिसमें कई चरणों से होकर के गुजरते हैं। लेकिन उत्पाद अप्रोच में क्या होता है, उत्पाद उपागम में इस प्रकार का कोई भी चरण फॉलो नहीं किया जाता, डायरेक्टली लिखने की बात आती है। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चलिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लेखन प्रक्रिया और कौन सा लेखन का उत्पाद उपागम है। पहला दिया गया है ए वाला, देखिएगा आप जिस कक्ष में हैं उसे देखिए, अपने रास्ते के साथ अवलोकन करें, वस्तुओं, व्यक्तियों और क्रियाओं के बारे में सूचनाएं एकत्र करें, विचारों, बिंदुओं को लिखिए, एक रूपरेखा विकसित कीजिए, मसौदा लिखिए, संपादन कीजिए, अंतिम मसौदा लिखिए, उपयुक्त अनुच्छेद को शीर्षक दीजिए।
तो यहां पर क्या हो रहा है, लिखने के दौरान पूरा चरण दर चरण बच्चा पहले देखिए, मसौदा यानी कि सीधे तौर पर ड्राफ्टिंग के सेंस में कहा जा रहा है, इसके बाद से संपादन करना यानी एग्जीक्यूट करने की बात की जा रही है, अंतिम मसौदा यानी कि फाइनल ड्राफ्टिंग की बात की जा रही है, रूपरेखा यानी कि आउटलाइन तैयार करने की बात की जा रही है, मुख्य बिंदुओं को लिखने के लिए यहां पर देखिए सूचनाएं एकत्र करना और मुख्य बिंदुओं को लिखना यानी सीधे तौर पर ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात की जा रही है। तो ये हमारा प्रक्रिया उपागम है, ठीक है, यानी प्रोसेस अप्रोच, जिसे प्रोसीजरल अप्रोच हम लोग कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला प्रक्रिया उपागम हो जाएगा। बी वाला पढ़िए क्या बोला जा रहा है, सांप की आत्मकथा पर 200 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। अब देखिए सांप की आत्मकथा, तो यहां पर आत्मकथा फिक्स है, इस पर अब हमें कुछ भी चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है कि कितना हमें लिखना है, हमें यहां पर लिमिट भी दे दिया गया है कि 200 शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो ये जो होता है ये उत्पाद उपागम होता है, ठीक है। तो ए वाला जो है वो प्रक्रिया उपागम है और बी वाला जो है वो उत्पाद उपागम है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में इसी की बात की गई है, ए प्रक्रिया उपागम है और बी उत्पाद कार्य है। विकल्प नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षार्थियों में भाषा जागरूकता की ओर संकेत करता है, यानी भाषा जागरूकता किसकी ओर संकेत करता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए भाषा जागरूकता को एक और नाम से जानते हैं जिसे इमर्जेंट लिटरेसी बोलते हैं, यानी कि प्रारंभिक साक्षरता के तौर पर। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को जो भाषा सिखाई जानी है उसमें बच्चा कम से कम इतना सक्षम हो जाए कि वो उस भाषा को पढ़ना और लिखना सीख जाए, इसे ही भाषा की जागरूकता बोलते हैं। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि भाषा प्रयोग करने वाले का व्याकरणिक ज्ञान, तो इसमें व्याकरणिक ज्ञान की बात नहीं की जाती है, बच्चा बस पढ़ने और लिखने के लिए बेसिक सक्षमता हासिल कर ले, इसे हम लोग बोलते हैं। तो ये व्याकरणिक ज्ञान हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, भाषा के रूप में प्राकार्य के प्रति सचेतना और संवेदनशीलता को बढ़ाना, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है। भाषा के चारों कौशलों की समझ, तो ये भी उत्तर नहीं है, क्योंकि पढ़ने और लिखने की बात की जाती है इसमें, केवल बेसिकली बच्चा पढ़ने और लिखने में सक्षम हो जाए। एक ही विकल्प बच्चा भाषा में पढ़ने लिखने के प्रति सचेतन और संवेदनशीलता को बढ़ाना। विकल्प नंबर 4 यहां पर बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की संकल्पना नहीं है, यानी कि निगेटिव सेंस में हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि भाषा के रूप और कार्य, भाषा के रूप के तौर पर देखिए यानी स्ट्रक्चर बोला जा रहा है। एक तो स्ट्रक्चर के तौर पर आप इसको देख सकते हैं, तो लैंग्वेज में स्ट्रक्चर होता ही है, तो ये सही हो जाएगा। और साथ ही साथ इसको एक इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि भाषा के मुख्यतः 3 रूप बताए गए हैं। पहला मौखिक भाषा, जिस प्रकार से मैं आपको बोल करके मौखिक तौर पर बोल करके कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा होता है लिखित भाषा, जब मैं यहां पर कोई शब्द लिख रहा हूं तो यहां पर मैं लिख करके आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं। और तीसरा होता है सांकेतिक भाषा, जब मुख बधिर लोगों के लिए जब हाथों के विभिन्न इशारों का प्रयोग किया जाता है तो उसे साइन लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो होता है तीसरा रूप। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं रूप जो होता है वो लैंग्वेज का पार्ट है, यानी ये भाषा शिक्षा की संकल्पना है। साथ ही साथ यहां पर कार्य की बात की गई थी, तो लैंग्वेज का क्या कार्य क्या होता है, हमें इस प्रकार से सक्षम बनाना कि हम संप्रेषण करने के योग्य बन जाए, यानी अपने विचारों को बोल करके हम लोग एक्सप्रेस कर पाए, ये होता है भाषा का कार्य, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं भाषा से जुड़ा हुआ है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा दिया गया है बेमेल विश्लेषण। बेमेल विश्लेषण क्या होता है, यानी कि जो स्ट्रक्चर में सही तरीके से मेल नहीं है, सुमेलित नहीं है। जैसे कि अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि आई टीचिंग यू, तो क्या ये सही से विश्लेषित मेल है? नहीं है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसका सही से स्ट्रक्चर क्या होगा, ये हो जाएगा आई एम टीचिंग यू होना चाहिए था, आई एम टीचिंग यू होना चाहिए था। तो यहां पर देखिए, यहां पर मेल नहीं था सही से, इसी का विश्लेषण करना, यानी ये सीधे तौर पर भाषा से जुड़ा हुआ है, भाषा में हम लोग डील कर रहे हैं, इस वजह से ये बेमेल विश्लेषण भी भाषा से जुड़ा हुआ है। पहला देखिए व्याकरण अनुवाद विधि, यानी कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की बात की जा रही है, तो सीधे तौर पर एक तरीके से पेडागोजी से जुड़ा हुआ है, यानी भाषा के शिक्षण से जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें नेटवर्क के प्रकार, तो ये भाषा से जुड़ा हुआ नहीं है, चूंकि भाषा से जुड़ा हुआ नहीं है, निगेटिव है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पोर्टफोलियो आकलन का उद्देश्य क्या है। पोर्टफोलियो आकलन क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। एक शैक्षणिक सत्र के दौरान बच्चे के द्वारा शैक्षणिक तौर पर जो कुछ भी गतिविधि की गई है उसमें बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है, उस परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए एक फाइल तैयार किया जाता है जिसे हम लोग पोर्टफोलियो बोलते हैं। और इस पोर्टफोलियो के माध्यम से हम लोग बच्चों के एक सत्र के दौरान किस प्रकार से उसकी प्रगति हुई है उसका आकलन कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथा दिया गया है प्रगति रिपोर्ट पत्रक के माध्यम से प्रत्येक शिक्षार्थी की प्रोफाइल बनाना, तो यह विकल्प निगेटिव है। कैसे निगेटिव है, प्रगति रिपोर्ट पत्रक, प्रगति रिपोर्ट यानी कि सीधे तौर पर हमारे पास रिजल्ट की बात की जा रही है, तो पोर्टफोलियो रिजल्ट नहीं होता है। पोर्टफोलियो एक तरीके से बच्चे ने जिस प्रकार से परफॉर्म किया है,
पर्टिकुलर किसी शैक्षणिक गतिविधि में उसका केवल रिकॉर्ड है, तो इसके आधार पर विश्लेषण कर करके हम लोग उसकी प्रगति का पता लगाते हैं। ठीक है, ये प्रगति के रिपोर्ट का पत्रक के माध्यम से प्रोफाइल नहीं बनाता है, बल्कि प्रोफाइल बना करके इसके आधार पर हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, शिक्षार्थी के भाषा सीखने की जांच के लिए लिखित और मौखिक परीक्षा का आकलन करना। तो ये परीक्षा के आकलन से संबंधित नहीं है। बच्चा जो कुछ भी गतिविधि कर रहा है, यहां पर केवल भाषा से संबंधित नहीं होगा। जो कुछ भी बच्चा शैक्षणिक तौर पर गतिविधि कर रहा है, उस गतिविधि में बच्चे के परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड के तौर पर मेंटेन किया जाता है पोर्टफोलियो में। ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, साक्ष्य के रूप में समयावधि में शिक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों और ग्रेड को एकत्रित करना। तो यहां पर नंबर्स की बात नहीं की जाती है, यहां पर नंबर्स की बात नहीं की जाती है। बच्चे ने जिस प्रकार से परफॉर्म किया था उस प्रकार से उसको मेंटेन करने की बात की जाती है। यहां पर ना तो नंबर की बात की जाती है, ना तो ग्रेड की बात की जाती है। तो यह भी निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1। देखिए, साक्ष्य के रूप में समयावधि में शिक्षार्थियों द्वारा सीखने के उदाहरणों को एकत्रित करना। सीखने के उदाहरण यानी कि किस प्रकार से बच्चे ने परफॉर्म किया, किस प्रकार से सीख करके वो अपना एक तरीके से उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। और यहां पर देखिए, समयावधि की बात की गई थी, यानी एक शैक्षणिक सत्र एक साल की बात की जा रही है। यह विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके रूप में विदेशी भाषा के अध्ययन का समर्थन करती है? ध्यान से समझिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लैंग्वेज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पहले हमारे देश में 2 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट लागू था, जैसे कि पहला मदर टंग और दूसरा अंग्रेजी लैंग्वेज पढ़ाया जाता था। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया कि सीनियर सेकेंडरी या फिर सेकेंडरी स्टेज पर बच्चे को जो उसकी मदर टंग है और जो टारगेट लैंग्वेज है इंग्लिश, वो तो पढ़ाई जाएगा, साथ ही एक फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ाया जाएगा। फॉरेन लैंग्वेज के कई विकल्प उसको दिए जाएंगे और उन विकल्पों में से एक लैंग्वेज को उसको चुनना होगा। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प दिया गया है कि विद्यालयों तथा शिक्षार्थियों की पसंद। तो यहां पर पसंद की बात नहीं है, उसको विदेशी लैंग्वेज पढ़ना ही है, यह कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, तीसरा देखिए, विद्यालयी शिक्षा के तैयारी चरण में भाषा। विद्यालयी शिक्षा के तैयारी चरण में भाषा यानी विद्यालय में जब बच्चा अपनी शुरुआती शिक्षा ले रहा है, तैयारी कर रहा है, शिक्षा शुरुआत करने की तैयारी कर रहा है, तो उस समय विदेशी भाषा में नहीं पढ़ाया जाता है, उस समय बच्चे की मदर टंग में पढ़ाया जाता है। यहां पर प्रश्न विदेशी भाषा से संबंधित पूछा गया है, तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प, यह भी निगेटिव है। ध्यान से समझिएगा, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, आपको यह चीजें समझनी ही होगी अगर आपको एक नंबर कंफर्म करना है। देखिए, 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट के अंतर्गत पहला लैंग्वेज बच्चे को उसकी मदर टंग फिक्स हो गया कि पढ़ाना ही है, दूसरा लैंग्वेज फिक्स हो गया कि बच्चे को इंग्लिश पढ़ाना ही है, तीसरा लैंग्वेज फिक्स हो गया कि बच्चे को फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाना ही है। अब यहां पर 3 विकल्प तो हमारे पास है, अब इसमें से कोई भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, तीनों कंपलसरी है कि बच्चे को पढ़ाना ही पढ़ाना है। और यह विकल्प क्या कर रहा है, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प। विकल्प तो उसे कहते हैं ना कि बच्चा इस तीनों में से कोई भी एक चुन सके, लेकिन तीनों में से किसी को चुनना ही नहीं है, तीनों कंपलसरी बच्चे को पढ़ाना है, इसलिए गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1। देखिए, सेकेंडरी स्तर पर अतिरिक्त विकल्प, यह विकल्प सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है, क्योंकि यहां पर 3 लैंग्वेज की बात ही नहीं की गई है, अब यहां पर केवल फॉरेन लैंग्वेज की बात की जा रही है और इसमें बच्चे को कई विकल्प दिए गए हैं, कई फॉरेन लैंग्वेज, कई विदेशी भाषा के विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों में से कोई भी एक विकल्प बच्चा अपनी मर्जी से अपने रुचि के हिसाब से चुन सकता है, उसी की बात की गई है। सेकेंडरी स्टेज पर अतिरिक्त विकल्प यानी कि इस फॉरेन लैंग्वेज में कई विकल्प हैं और इस विकल्पों में से एक विकल्प को चुनने की बात की जा रही है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।